principal focus and focal length of a concave mirror. So when you get the principal focus of a concave mirror is a point focus of a concave mirror is a point on its principal axis is a point on its principal axis is a point on its principal axis to which all the light rays which are parallel which are parallel and close to the axis converge after reflection from the concave mirror. Converge after reflection from the concave mirror. Converge after reflection from the concave mirror. तो इसमें होता क्या है, अभी इसकी डेफिनेशन आपको समझ में आएगी। जैसे कॉन्केव मिरर को बनाना है तो हमने ये इस तरीके से कॉन्केव मिरर बना लिया। इधर से क्या होगा, ये गहरा होगा, मतलब गहरी वाली साइड जिसको हम बोलते हैं कॉन्केव साइड। कॉन्केव साइड तो इस तरफ होगी और जो पीछे वाली साइड है वो हमने पेंट कर रखी होगी या पॉलिश कर रखी होगी ऐसे। ये पीछे वाली साइड है। अब जो प्रिंसिपल एक्सिस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस होती है जो मिरर के बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट से होकर गुजरती है। सेंट्रल पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, पी फॉर पोल, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अब क्या है कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मैं कई सारी लाइंस गुजारता हूँ, कई सारी लाइट रेज अगर मैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गुजारता हूँ, देखिए कैसे हमने एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ली। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे ली। लाइट रे कैसे ली हमने, जैसे एक लाइट होती है, टॉर्च लाइट हो गई या लेज़र लाइट हो गई। हमने लेज़र लाइट ली तो लेज़र लाइट क्या करेगी, एक स्ट्रेट लाइन में ही लाइट की बीम को स्ट्राइक करवाएगी। तो मैंने एक लेज़र लाइट ली, वो लेज़र लाइट यहाँ से सीधी एक लाइट रे उसमें से निकल रही है। मैंने दूसरी लेज़र लाइट ली, दूसरी लेज़र लाइट इस तरह से रखी कि वो इस लाइट रे के पैरेलल ही आए। तो यहाँ से लाइट रे पैरेलल निकली, फिर एक और लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, फिर एक और लाइट रे, है ना। तो ये हमने 4 लाइट रेज देखी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक। अब क्या है कि यहाँ से ये रे ऑफ लाइट ना टकराने के बाद ऐसे मुड़ जाएगी, ये रे ऑफ लाइट भी टकराने के बाद ऐसे मुड़ेगी, इसी पॉइंट पर मिलेगी। ये रे ऑफ लाइट भी इसी पॉइंट पर मिलेगी, ठीक है। ये ऐसे टकराई, रिफ्लेक्शन होकर वापस आई, टकराई, रिफ्लेक्शन होकर वापस आई, टकराई, ये भी रिफ्लेक्शन होकर वापस आई ऐसे, और ये भी
तो ये यहाँ पर मिल गई, और जिस पॉइंट पर ये मिलती है ना उसी पॉइंट को हम फोकस बोल देते हैं, यही पॉइंट फोकस होता है। तो कोई भी कॉन्केव मिरर जो है, कॉन्केव मिरर द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्केव मिरर इज अ पॉइंट ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस, उसकी प्रिंसिपल एक्सिस पर ही एक पॉइंट होता है, ठीक है, टू विच ऑल द लाइट रेज विच आर पैरेलल एंड क्लोज टू द एक्सिस, वो सारी लाइट रेज जो इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भी हैं और इसके नज़दीक भी हैं, क्लोज भी हैं, वो मिरर से टकराने के बाद एक पॉइंट पर आकर कन्वर्ज होती हैं, कन्वर्ज का मतलब इकट्ठी हो जाती हैं, कन्वर्ज हो जाती हैं, उसी पॉइंट को हम फोकस बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, मिरर के केस में जितने भी डिस्टेंसेस हैं सारे डिस्टेंसेस पोल से ही मेजर करे जाते हैं, तो पोल से फोकस तक का जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड फोकल लेंथ। हमने लिखा ना प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्केव मिरर, तो नेक्स्ट आप लिखेंगे द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्केव मिरर the focal length of a concave mirror, the focal length of a concave mirror is the distance between its pole and principal focus. Is the distance between its pole and principal focus, ठीक है। तो पोल और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड फोकल लेंथ। उसके बाद लिखें प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। ये सभी को समझ में आ गया ना, ये रूल है एक्चुअली कि कोई भी, और ये रूल क्या है कि इस रूल का कोई प्रूफ नहीं है, ये ऑब्जर्वेटरी है, ऑब्जर्व करा गया कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हम लाइट रेज स्ट्राइक करवा दें किसी भी मिरर पर, तो वो स्ट्राइक करने के बाद में सारी की सारी लाइट रेज एक ही पॉइंट पर आकर कन्वर्ज होती है, कन्वर्ज यानी कि इकट्ठी हो जाती है एक ही पॉइंट पर आकर, और उसी पॉइंट को हम फोकस कर देते हैं, ठीक है, समझिए। चलिए जी, अगला नोट करेंगे प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, कॉन्केव का जस्ट उल्टा होता है। Principal focus and focal length प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर क्या होगा वो देखिएगा। कॉन्वेक्स मिरर में यहाँ पर क्या था, ये जो कॉन्केव सरफेस है यानी कि जो गहरी सरफेस है यहाँ पर रिफ्लेक्शन होता है, और जो बल्जिंग आउट यानी कि जो उभरी हुई सरफेस है, बल्जिंग आउट सरफेस को हम पॉलिश कर देते हैं। तो जो कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर में उल्टा होता है कि जो बल्जिंग आउट सरफेस है वहाँ पर रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। तो ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया। यहाँ पर आप बना लीजिए इसका पोल, अच्छा अब देखिएगा मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी कभी हम बात करते हैं कॉन्केव मिरर की, तो कॉन्केव मिरर को कंप्लीट करने की कोशिश करिए, ऐसे एक स्फीयर बनाने की कोशिश करिए। तो ये जो स्फीयर है, इस स्फीयर का सेंटर यहाँ कहीं पड़ जाएगा, जितना सेंटर होता है उसका आधा डिस्टेंस फोकल लेंथ होता है, हालांकि यहाँ पर वो आधा दिखाई नहीं दे रहा है, लगभग उसका आधा। तो अब आप ये देखिएगा कि इसी तरीके से जब यहाँ पर बनाएंगे ऐसे, ये स्फीयर कंप्लीट होकर आपको बनाने की जरूरत है, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ। तो ये जो स्फीयर है इसका सेंटर यहाँ कहीं होगा, उसका फोकस जो है वो यहाँ कहीं होगा, यानी कि कॉन्वेक्स मिरर का फोकस राइट हैंड साइड पर पड़ेगा, कॉन्केव मिरर का फोकस जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पर पड़ेगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो डिस्टेंस होता है ना, उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, उसका आधा होता है फोकल लेंथ। तो देखिएगा यहाँ पर क्या है कि अगर ए रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ए आई दूसरी आई
बिल्कुल अंधेरे रास्ते में अगर हम जा रहे हैं, एक स्कूटर पर जा रहे हैं, तो स्कूटर का एग्जांपल इस वजह से ले रहा हूँ क्योंकि स्कूटर पर सिर्फ एक सिंगल हेडलाइट होती है। जब हम कार की बात करते हैं तो कार में 2 हेडलाइट्स होती हैं। तो अगर हम एक स्कूटर पर जा रहे हैं या एक मोटरसाइकिल पर जा रहे हैं तो अंधेरा रास्ता है। अंधेरे रास्ते में अगर मान लीजिए 2 तरीके की उसमें लाइट बीम्स होती हैं, एक को बोलते हैं लो बीम, एक को बोलते हैं हाई बीम, ठीक है। और बहुत सारी सिटीज़ में, इनफैक्ट हमारी सिटी में भी हाई बीम पर अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो उस पर ट्रैफिक पुलिस वो चालान कर देती है, ठीक है। तो लो बीम पर चलानी चाहिए। लो बीम कई बार आपने नोटिस करा है ना, सामने से एक कार आ रही है या एक स्कूटर आ रहा है और आपको दिखना ही बंद हो गया है ना, क्योंकि आंखों पर ऐसा उसका रोशनी पड़ती है कि दिखाई देना बंद हो गया। तो वो जो लो बीम होती है, लो बीम पर जब हम अंधेरे रास्ते में चला रहे हैं तो आप कभी देखिएगा स्कूटर पर अगर आप बैठे हों अंधेरे में, तो आप ये देखिएगा कि आपको सामने की एक एक चीज़ बिल्कुल क्लियर दिखाई देती है। सड़क पर पड़ा हुआ छोटा सा पत्थर भी या कोई ईंट भी पड़ी है तो आपको क्लियर दिखाई दे जाएगा, ठीक है। तो ये तो हुआ लो बीम का कॉन्सेप्ट। तो लो बीम क्या करती है, लाइट रेस को एक जगह इकट्ठा करती है, कन्वर्ज करती है। कन्वर्ज करने का काम किसका है, कॉनकेव मिरर का। और कॉन्वेक्स मिरर का क्या काम है, कॉन्वेक्स मिरर जो है वो फैलाता है लाइट को। तो जब हम एक ऐसे रास्ते पर जा रहे हैं जहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है कि सड़क एकदम साफ़ है और हमें काफ़ी दूर का देखना है, तो हम स्कूटर को हाई बीम पर चलाते हैं। हाई बीम पर क्या है कि मुझे काफ़ी दूर तक का बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है, ठीक है। तो वो हाई बीम वाले में ये कॉन्वेक्स मिरर यूज़ करा जाता है। अब वहाँ पर आप कहेंगे यार मेरे को तो हेडलाइट में कहीं मिरर नज़र नहीं आता, ठीक है। वो मिरर कैसे होता है, एक्चुअली लेंस वाला जब पढ़ाऊँगा तब आपको समझाऊँगा क्या होता है। शॉर्ट में एक चीज़ बताते हैं, सोचिएगा ये हेडलाइट है स्कूटर की, ऐसे बना दिया मैंने, हालांकि इतनी निकली हुई होती नहीं है तो वो डिज़ाइन नहीं बनाया मैंने स्कूटर का। यहाँ पर बल्ब लगा हुआ है ऐसे, तो बल्ब से रोशनी ऐसे निकलेगी, ऐसे निकलेगी, ऐसे निकलेगी। तो बल्ब इतना समझदार थोड़ी है कि वो आगे कोई रोशनी को भेजेगा, बल्ब तो पीछे भी रोशनी भेजेगा ऐसे। तो ये जो पीछे लाइट रेस जाएंगी ना, ये यहाँ पर कॉनकेव मिरर लगा रहता है, इससे टकराकर ऐसे पैरेलल, दूसरी आई इससे टकराकर पैरेलल, तीसरी आई इससे टकराकर पैरेलल। तो ये पैरेलल लाइट रेस जाती हैं, यानी कि बिल्कुल सीधी सीधी जाएंगी, ठीक है। तो डिटेल में तभी करेंगे जब लेंस भी करेंगे, क्योंकि आगे फ्रंट में जो है ना, फ्रंट में लेंस लगा रहता है, पीछे मिरर लगा रहता है। तो जब लेंस करेंगे तब लेंस और मिरर दोनों का आपको कंसेप्ट पता होगा, तब समझाऊंगा बहुत अच्छे से। फिलहाल ये समझिए कि ये जो कॉन्वेक्स मिरर है, कॉनकेव मिरर को हम बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर का मतलब जो सारी लाइट रेस को एक जगह इकट्ठा करता हो। और कॉन्वेक्स मिरर को हम बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर, जो सारी की सारी लाइट रेस को फैला देता हो, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये इस लाइट रे को डाइवर्ज करेगा कुछ इस तरह से कि अगर मैं इसको पीछे एक्सटेंड करूँ तो ऐसा लगेगा कि ये किसी एक पॉइंट से आ रही है, ये इसको डाइवर्ट करेगा। इसको देखने पर भी ऐसा लगेगा कि ये लाइट रे जैसे पीछे से आ रही है। ऐसे ये वाली लाइट रे भी डाइवर्ज होगी, ऐसे ये वाली लाइट रे भी डाइवर्ज होगी, ऐसे। तो ये डाइवर्ज कर रहा है सारी की सारी लाइट रेज को, एज इफ द लाइट रेज आर कमिंग फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट, और वो जो सिंगल पॉइंट है वो फोकस कहलाता है, ठीक है। क्योंकि हम क्या करना चाहते हैं कि जो भी लाइट रेज रिफ्लेक्ट होकर जाती हैं ना, तो हम चाहते हैं कि वो सारी लाइट रेज एक जगह मिलें। तो ये ऐसे फैलती हुई जा रही है, ये ऐसे फैलती हुई जा रही है, तो ये लाइट रेज कहीं मिलेंगी तो है नहीं, तो इनको हम वर्चुअली यानी कि नकली तरीके से पीछे एक्सटेंड करके देखते हैं। तो पीछे एक्सटेंड करके जब देखते हैं तो पता चलता है कि अरे ये तो एक सिंगल पॉइंट से आ रही है, वो सिंगल पॉइंट क्या है, उसी को हम फोकस करते हैं। तो ये क्योंकि मिरर के बैक साइड में, तो इसको हम वर्चुअल फोकस यानी कि नकली फोकस बोलते हैं। ये मिरर के फ्रंट में, तो ये रियल फोकस कहलाता है। मैंने कॉनकेव मिरर की प्रॉपर्टीज़ में लिखवाया भी था आपको कि इट हैज़ अ रियल फोकस, और इसकी प्रॉपर्टीज़ में लिखवाया था इट हैज़ अ वर्चुअल फोकस। तो ये आपका इसका फोकल फोकस हो गया, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन लिखिएगा, द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर सर अगर दूसरी साइड से लाइट रेज आई जाए तो वो रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे। अगर कहाँ से लाइट रेज, इधर से सर जो ये पॉलिश की साइड, हाँ इस तरफ से, हाँ तो वो रिफ्लेक्शन होगा नहीं, वो सारा का सारा एब्जॉर्ब कर देगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास यहाँ पर मिरर रखा हुआ है, अगर मेरे पास यहाँ पर मिरर रखा हुआ है और बिल्कुल रूम में मैंने अंधेरा कर रखा है, तो मिरर पर अगर मैं टॉर्च से लाइट डालता हूँ ना, तो वो लाइट रे जाती हुई दिखाई देगी, मेरे को टकरा कर वापस आती हुई दिखाई देगी, ठीक है। ये तो हुआ मिरर पर अगर लाइट रे स्ट्राइक करवाता है। लेकिन अगर तभी मैं ये कहूँ कि एक वॉल है, उस पर पूरा ब्लैक पेंट कर रखा है हमने, है ना, डार्क कलर का पेंट कर रखा है, वो सारी लाइट रे एब्जॉर्ब कर लेगा, उसमें रिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो ये जहाँ पर भी रिफ्लेक्शन होगा वो मिरर पर ही होगा, पॉलिश्ड सरफेस पर कभी रिफ्लेक्शन नहीं होगा।
समझे? पॉलिश टू गोल्ड। पॉलिश का मतलब मेरा मतलब ये है जिस पर पेंट कर रखा हो, है ना। पॉलिश का मतलब एक तो ये हो गया कि उसको स्मूथ कर रखा है, तो स्मूथ सरफेस पर तो होगा, और एक ये है कि पेंट कर रखा है तो पेंटेड सरफेस पर नहीं, ठीक है। अब नोट करें, द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर इज अ पॉइंट principal focus of a convex mirror the principal focus of a convex mirror is a point on its principal axis, is a point on its principal axis from which a beam of light rays initially parallel to the axis comma appears to diverge after being reflected from the convex mirror. Appears to diverge after being reflected from the convex mirror. तो convex mirror में क्या होता है कि the principal focus of a convex mirror is a point on its principal axis. तो ये जो focus है ये भी तो principal axis पर ही एक point है, तो ऐसा लगता है from which a beam of light rays initially parallel to the axis, जो light rays initially principal axis के parallel थी, appears to diverge after being reflected from the convex mirror. ठीक है, appears to diverge मतलब ऐसा लगता है कि वो किसी एक point से होकर आ रही हैं सारी की सारी, ठीक है, और उसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस। समझ गए? ठीक है। इसको जनरली जब हम मिरर की बात करेंगे ना, चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, तो इसको ना हम बार बार प्रिंसिपल फोकस नहीं बोलेंगे, सिर्फ फोकस बोल देंगे, ठीक। उसका रीज़न ये है कि तो फिर यहाँ प्रिंसिपल फोकस क्यों बोल रहे हैं, उसका रीज़न ये है कि जब हम लेंसेज की बात करेंगे तो हर लेंस में, चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस हो चाहे वो कॉनकेव लेंस हो, जैसे कि मिरर है ना, कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स मिरर, ऐसे ही वो कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस होंगे। तो लेंसेज में हर लेंस में दो फोकस होते हैं, ठीक है। इस वजह से हम एक फोकस जो होगा, जो मेन वाला होगा उसको प्रिंसिपल फोकस बोलेंगे, जो सेकेंडरी फोकस होगा उसको सेकेंडरी फोकस बोलेंगे, दो होते हैं, इसलिए आप प्रिंसिपल फोकस बोल रहे हैं। तो मिरर के केस में आप प्रिंसिपल फोकस को सिंपली सिर्फ फोकस भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट लिखेंगे फोकल लेंथ लिखने की जरूरत नहीं है, पर फोकल लेंथ वही है कि पोल और फोकस के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज फोकल। तो फोकल लेंथ चाहे इसका बोलो चाहे इसका बोलो, वो सेम ही रहेगा, ठीक है। फिर नोट करके लिखें, नोट करके लिखिएगा, देयर इज अ रिलेशन बिटवीन there is a relation between radius of curvature and focal length of a spherical mirror. Radius of curvature and focal length of a spherical mirror. There is a relation between radius of curvature and focal length of a spherical mirror. जब मैं spherical mirror की बात कर रहा हूँ तो ये जनरल रिलेशन हो जाएगा, चाहे फिर वो कॉनकेव मिरर हो चाहे फिर वो कॉन्वेक्स मिरर हो। थोड़ा बहुत वैसे आइडिया है इनका? एक बार को मैंने पढ़ लिया था। अच्छा, there is a relation between radius of curvature and focal length of a spherical mirror. तो focal length
को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एफ से और रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल आर से। तो स्मॉल एफ इज इक्वल टू कैपिटल आर बाई टू ये होता है। रेडियस का आधा होता है फोकल लेंथ। अगर रेडियस 10 सेंटीमीटर है तो फोकल लेंथ 5 ही होगा, उसका जस्ट हाफ होगा। ठीक है, अब ऐसा ही एक सिंपल सा क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन नोट कर लीजिए। Sir, this relation is also applied in lenses only, no? हाँ, this relation is not applied in lenses. In a particular side. In a particular side only. Lenses में नहीं होता। इसके बाद एक क्वेश्चन नोट करें। If the radius of curvature of a spherical mirror the radius of curvature of a spherical mirror is 20 centimeter, comma, what is its focal length? रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर दे रखा है। फोकल लेंथ हो गया 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है। अब जरा इमेज फॉर्मेशन के रूल्स देखेंगे कॉन्केव मिरर के। मैं 1 मिनट में आता हूँ, 1 मिनट वेट करिए।
चलिए जी, अब हेडिंग डालिएगा रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस। Rules for obtaining images formed by concave mirrors. Formed by concave mirrors. तो पहला पॉइंट लिखेंगे आप, मतलब द इमेज इज फॉर्म्ड एट दैट पॉइंट where at least two reflected rays intersect. Where at least two reflected rays intersect. Intersect. ब्रैकेट में लिखें और appear to intersect. Appear to intersect. अब रूल 1, रूल नंबर 1, इसमें लिखें a ray of light which is parallel to the principal axis which is parallel a ray of light which is parallel to the principal axis of a concave mirror a ray of light which is parallel to the principal axis of a concave mirror passes through its focus after reflection from the mirror. Passes through its focus after reflection from the mirror. इसका डायग्राम बनाइए। तो ये पहला वाला रूल है, पहला वाला रूल जो है वो आप ये देखिएगा लगभग इससे मिलता जुलता है ना। पहला रूल ये कहता है a ray of light which is parallel to the principal axis of a concave mirror। अगर concave mirror की principal axis के parallel कोई एक भी ray of light है ना, तो वो मिरर से टकराने के बाद उस मिरर के फोकस से गुजरेगी, ठीक है। A ray of light which is parallel to the principal axis of a concave mirror passes through its focus after reflection from the mirror। मिरर से टकराने के बाद जैसे देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक लाइट रे होती है, यहाँ पर एक प्लेन मिरर होता है,
तो वो लाइट रे ऐसे टकराती है और ऐसे इसी रास्ते वापस लौट आती है, ऐसा होता है। लेकिन जो कर्व्ड मिरर होता है स्फेरिकल मिरर, उसमें भी अब मैं बात कर रहा हूँ पर्टिकुलरली कॉनकेव मिरर की, जो अंदर से गहरा होता है। तो इसमें अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक लाइट रे हमने गुजारी है तो वो मिरर से टकराने के बाद में फोकस से ही गुजरेगी। तो ये पहला रूल था, ये समझ गया? ठीक है, क्लियर है? कोई भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो मिरर से टकराने के बाद फोकस से होकर गुजरेगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। गार्गी क्लियर है यहाँ तक? चलिए जी, तो ये रूल नंबर 1 था। उसके बाद रूल नंबर 2 देखिएगा। रूल 2 में लिखेंगे a ray of light passing through the center of curvature of a concave mirror a ray of light passing through the center of curvature of a concave mirror is reflected back along the same path. Is reflected back along the same path. ठीक है, चलिए concave mirror बनाते हैं। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। अगर इसको कंप्लीट करूँ कॉनकेव मिरर को, अगर मैं ऐसे कंप्लीट करके स्फीयर बना दूँ तो इसका सेंटर कहाँ पर पड़ेगा इस स्फीयर का? यहाँ पर। इसी को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, आपको समझा रहा हूँ, आपको बनाने की जरूरत नहीं है स्फीयर। तो ये सी है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो एक रे ऑफ लाइट जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर गुजरती है और फिर मिरर को टकराती है। ठीक है, हटा रहा हूँ इसको। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? जिस स्फीयर में से काट कर हमने ये मिरर का टुकड़ा निकाला है, उस स्फीयर का जो सेंटर है दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर गुजरती है तो जब वो मिरर को टकराती है तो वो इसी रास्ते वापस लौट आती है, रिफ्लेक्टेड बैक अलॉन्ग द सेम पाथ। ये वाला रूल तो आसान है, याद रहेगा। कोई भी रे ऑफ लाइट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरेगी तो मिरर से टकराने के बाद जिस रास्ते आई है उसी रास्ते वापस लौट जाएगी। ये हमारा रूल नंबर 2 था। रूल नंबर 3, रूल 3 के रूल 1 का ही उल्टा है। अगर रूल 1 समझ में आ गया तो रूल 3 भी बहुत आराम से समझ में आएगा। A ray of light passing through the focus of a concave mirror passing through the focus of a concave mirror becomes parallel to the principal axis after reflection. Becomes parallel to the principal axis after reflection. ठीक है, इसका भी डायग्राम बनाएंगे। ये रे डायग्राम
ये आप देखेंगे रूल 1 का ठीक उल्टा है। हो गया और ये हो गया फोकस। एफ तो एक रे ऑफ लाइट जो फोकस से होकर गुजरती है, ठीक है, एक रे ऑफ लाइट जो फोकस से होकर गुजरती है वो मिरर से टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। रिफ्लेक्शन उल्टा है ना, एक रे ऑफ लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो टकराने पर फोकस से गुजरती है, एक रे ऑफ लाइट जो फोकस से गुजरती है वो टकरा के पैरेलल हो जाती है। उल्टा है, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी वो टकराने के बाद फोकस से गुजरी। उल्टा कर दो, जो फोकस से गुजरी वो टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। तो रूल 1 और रूल 3 एक दूसरे के उल्टे पुल्टे हैं, ठीक है। और जो रूल नंबर 2 है, रूल नंबर 2 ये कहता है कि कुछ भी नहीं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर रे ऑफ लाइट गुजरेगी तो जहाँ से गुजरी है, जहाँ से आई है, वहीं से उसी रास्ते वापस लौट जाएगी, ठीक है। रिफ्लेक्टेड लाइट ऑन द सेम। बताइए 1 2 3 तीनों रूल्स क्लियर। इसके बाद रूल नंबर 4, rule number 4, a ray of light which is incident which is incident at the pole of a concave mirror which is incident at the pole of a concave mirror is reflected back making the same angle making the same angle with the principal axis. Making the same angle with the principal axis. ये पोल है, अगर कोई रे ऑफ लाइट पोल पर ही टकराती है, मान लीजिए किस एंगल पर, इसने एंगल क्या बनाया प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, इस रे ऑफ लाइट ने मान लीजिए एक्स एंगल बनाया, तो ये जो रिफ्लेक्ट होगी ना, तो ये एक्स एंगल बना कर ही रिफ्लेक्ट होगी, मेकिंग द सेम एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, बिल्कुल सेम है। आप ये समझिए कौन सा है, जैसे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, कुछ कुछ वैसा ही हो गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद तो ये 4 रूल्स हुए कॉनकेव मिरर के केस में, जब भी कोई रे ऑफ लाइट ट्रैवल करेगी तो ये 4 रूल्स हैं। पहला रूल,
अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो मिरर से टकराने के बाद फोकस से गुजरेगी। दूसरा रूल, अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरती है तो इट इज़ रिफ्लेक्टेड बैक अलॉन्ग द सेम पाथ। तीसरा रूल, अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से होकर गुजरती है तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और चौथा रूल, अगर कोई रे ऑफ लाइट डायरेक्टली पोल पर स्ट्राइक करती है तो वो जो एंगल पोल के साथ बना रही है, रिफ्लेक्टेड रे भी वही सेम एंगल पोल इसके साथ प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बनाएगी। ठीक है, उसके बाद अब हम देखेंगे इन रूल्स को यूज़ करके इमेजेस किस किस तरीके से बनती हैं। तो हेडिंग डालिएगा फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस बाय अ कॉन्केव मिरर। फॉर्मेशन ऑफ different types of images by a concave mirror. By a concave mirror. अब इसमें ना मेरे को ये देखना है कि केसेस किस किस तरीके के बनेंगे, अलग अलग केसेस देखेंगे। अब वो अलग अलग केसेस किस तरीके से मेरे को देखने हैं। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस बाय अ कॉन्केव मिरर। तो केस 1, केस फर्स्ट, when the object is placed between P and F, P and F मतलब pole and focus। When the object is placed between pole and focus, ऑब्जेक्ट को अगर पोल और फोकस के बीच में रख दें तो इमेज कहाँ बनेगी, कैसी बनेगी, वो देखना है। ठीक है, ऐसा करना है। ये हमारा कॉन्केव मिरर हो गया। अब कॉन्केव मिरर में मैं पहले प्रिंसिपल एक्सिस बनाऊंगा, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, होल हो गया। ठीक है, और यहाँ पर होगा फोकस, यहाँ पर होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा केस फर्स्ट, तो सबसे पहले तो यही देख लेना है कि यहाँ पर केसेस कितने होंगे। तो केसेस टोटल होंगे 6 केसेस बनेंगे। वो किस तरह से बनेंगे वो देखेंगे। ऐसे होगा कि सबसे पहले मैं ऑब्जेक्ट को, अच्छा ऑब्जेक्ट को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑब्जेक्ट क्या, जैसे कि मिरर है, मिरर के सामने हम खड़े हुए हैं तो हम ऑब्जेक्ट हैं। मिरर के सामने आपने किसी और चीज़ को रख दिया, मान लीजिए एक बॉक्स को रख दिया, तो वो जो बॉक्स है वो ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऑब्जेक्ट को दिखाने के लिए हमने ऐसे एरो बनाएंगे, ऐसे एरो, ये एरो बना दिया, ये ऑब्जेक्ट है। मान लीजिए कोई इंसान खड़ा हुआ है, ये उसका हेड है, ये उसका लेग्स है ना। तो ये ऊपर से नीचे तक पूरा ऑब्जेक्ट हो गया। तो हमने कहा कि ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ रख दिया पोल और फोकस के बीच में। पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रख दिया। तो हम 6 अलग अलग केसेस कैसे देखेंगे। पहले इस ऑब्जेक्ट को रखेंगे पोल और फोकस के बीच में, पहला केस। दूसरा केस, इस ऑब्जेक्ट को फोकस पर ही रख देंगे, तब देखेंगे इमेज कैसी बन रही है, दूसरा केस। तीसरा केस, इस ऑब्जेक्ट को फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रख देंगे, थर्ड केस। फिर देखेंगे इमेज कैसी बन रही है। फिर ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही रख देंगे, चौथा केस। पांचवा केस, ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के आगे रख देंगे, पांचवा केस। छठा केस, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर उठाकर रख देंगे। ठीक है, तो इस तरह से 6 केसेस देखेंगे। ऑब्जेक्ट को थोड़ा 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 शिफ्ट करते जाएंगे और फिर देखेंगे कि इमेज कहाँ बन रही है, उसका साइज़ क्या है, उसका नेचर क्या है। तो पहला केस देखते हैं। अच्छा, ये जो पहला केस मैंने बनाया कि ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रख दिया, तो इसमें ये जो 4 रूल्स करें ना, रूल 1, 2, 3, 4, इन 4 रूल्स में से कोई ना कोई रूल हम यूज़ करेंगे। तो जब भी कभी कोई ऑब्जेक्ट रखा रहता है कहीं पर भी, तो उस ऑब्जेक्ट में से इनफाइनाइट रेज निकलती हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज निकलती हैं ऑब्जेक्ट में से। हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि उसमें से कोई भी 2 रेज निकलती हुई देखनी है, बस। ठीक है, और जहाँ पर वो 2 रेज इंटरसेक्ट करेंगी वहीं पर हमारा इमेज बन जाएगी। आप देखिए, सबसे पहले मैंने ये लिखवाया है, द इमेज इज फॉर्म्ड एट दैट पॉइंट वेयर एट लीस्ट 2 रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट। जहाँ पर 2 रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट करें और अपीयर टू इंटरसेक्ट। अपीयर मतलब लग रहा हो कि हाँ यहाँ पर कर रही होगी इंटरसेक्ट। अगर डायरेक्टली करते हुए ना दिखाई दे तो अपीयर टू इंटरसेक्ट। देखते हैं इस केस में। तो पहला रूल तो मुझको हमेशा यही फॉलो करना है
कि एक रे ऑफ लाइट, इसको ए बी बोल देते हैं ऑब्जेक्ट को, ए ये इसका हेड हो गया, ये इसका टेल हो गया, ए बी। तो यहाँ से एक रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गुजार दी हमने। तो जो रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी वो रिफ्लेक्ट होकर फोकस से गुजरेगी, ऐसे ये हो गया। फिर उसके बाद दूसरी रे ऑफ लाइट मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजारना चाहता हूँ, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर तो इधर है, तो आप क्या करेंगे, स्केल रखेंगे ऐसे, स्केल ऐसे रखेंगे कि स्केल जो है वो इसके हेड को और सेंटर ऑफ कर्वेचर को दोनों को अलाइन करते हैं। अलाइन करते हैं मतलब एक ही लाइन में दोनों के दोनों लाई करें। तो हमने अगर इसको अलाइन कर दिया सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ में, एक रे ऑफ लाइट जो ऐसे डायरेक्टली अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जा रही है तो भी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ अलाइन हो रही है ना रे ऑफ लाइट, तो भी जिस रास्ते गई है उसी रास्ते वापस लौट जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे क्या दिखाई दे रहा है, एक रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो कि टकराने के बाद कहाँ से गुजरेगी, फोकस से। दूसरी रे ऑफ लाइट, दूसरा रूल ये था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरी तो जहाँ से आई है वहीं को वापस लौट जाएगी। तो हमने दूसरी रे ऑफ लाइट को क्या करा, सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ अलाइन कर दिया, तो जिस रास्ते टकराई है उसी रास्ते वापस लौट गई। तो अब आप ये देखिए यहाँ पर तो ये रे ऑफ लाइट नज़दीक आ रही है और रिफ्लेक्ट होकर जो ये दो रेज ऑफ लाइट है ये खुलती जा रही है ना। इस कॉर्नर में तो वाइड है, इस कॉर्नर में नैरो है। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई इधर तो ये खुलती जा रही है, तो ये मिलेंगी ही नहीं, हमें तो इनको इंटरसेक्ट करवाना है ना। तो क्या करेंगे, पीछे एक्सटेंड कर देंगे। तो ये दोनों यहाँ पर इंटरसेक्ट कर दी। तो यहाँ पर आप जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं यहाँ पर हमारी इमेज बन जाएगी। डॉटेड लाइन से बनाएंगे इसको, और इसको इसकी जो लेबलिंग है वो ऐसे करेंगे ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश। तो हमेशा याद रखिएगा ऑब्जेक्ट की लेंथ, ऑब्जेक्ट की जो हाइट है उसको मुझे लेना है ए बी, और जो इमेज की हाइट है उसको मुझे लेना है ए डैश बी डैश, ये लेना है। डॉटेड क्यों बनाई है, डॉटेड इस वजह से बनाई है कि अगर इमेज यही बन रही होती सामने, तो जो सामने इमेज बनती है उसको मैं बोलता हूँ रियल इमेज, रियल इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। और अगर इमेज पीछे बनती है मिरर के तो उसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज हमेशा सीधी ही बनती है ना। खुद का एग्जांपल देखो, हम खुद मिरर के सामने खड़े होते हैं तो जैसे खड़े हैं वैसे ही दिखाई देते हैं, मतलब हम सीधे ही दिखाई देते हैं, इरेक्ट दिखाई देते हैं। तो जो वर्चुअल इमेज है वो हमेशा इरेक्ट बनेगी, सीधी ही बनेगी। अब पहला केस मैंने देखा, अब यहाँ पर आप लिखेंगे इमेज फॉर्म्ड, साइज क्यों बढ़ गया, बताओ वो तो हम देखेंगे कि लाइट रेज मिल कहाँ पर रही है। लाइट रेज यहाँ पर मिल रही है, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ मिल रही है तो इसका साइज बढ़ ही जाएगा, है ना। और ऊपर मिल रही होती तो और बड़ा हो जाता है इमेज का साइज, यहाँ मिल रही होती इतने से जो छोटा हो जाता है। तो वो तो डिपेंड करेगा कि लाइट रेज मिल कैसे रही है। तो ये पहले वाले केस में मैंने देखा, हमें ना एक सीक्वेंस याद रखना है ऐसे, PNS, PNS, पोजीशन नेचर साइज, पोजीशन नेचर साइज, PNS, ये सीक्वेंस याद रखना। इमेज फॉर्म्ड विल बी, तो सबसे पहले मैं इमेज की पोजीशन की बात करूँगा। तो पोजीशन का मतलब कहाँ बन रही है इमेज, उसकी पोजीशन क्या है, हम कहेंगे बिहाइंड द, इमेज फॉर्म्ड विल बी बिहाइंड द मिरर। इमेज फॉर्म्ड विल बी बिहाइंड द मिरर, तो सबसे पहले मैंने लिखा इसका पोजीशन, उसके बाद मैं इसका लिखूँगा नेचर। नेचर मतलब इमेज सीधी बन रही है या उल्टी बन रही है, तो हम ये कहेंगे इमेज तो सीधी बनती है। वर्चुअल एंड इरेक्ट, जो सीधी इमेज बनती है वो हमेशा वर्चुअल होती है और इरेक्ट होती है। इरेक्ट तो मतलब सीधा है, जो भी मिरर के पीछे बनेगी दैट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। और थर्ड, उसका साइज दिखाई दे रहा है, ऑब्जेक्ट छोटा है, इमेज बड़ी है, तो साइज एनलार्ज्ड। जो भी इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ी बनी है उस इमेज का साइज मैं क्या बोलता हूँ, एनलार्ज्ड, कि भाई वो एनलार्ज बन रही है। ठीक है जी, क्लियर इतना। तो अभी मैंने एक ही केस करा है, बाकी के 5 केस में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगा। आज इतना ही कर लीजिए, यहाँ तक जो कराया है इसको थोड़ा पढ़ कर आइएगा, नेक्स्ट क्लास में ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट क्लास आपकी परसों, और मैंने ना पहले भी आपको बताया था, लास्ट वीक भी बताया था, हो सकता है परसों 4 तारीख है, हो सकता है मुझे परसों का ऑफ करना पड़े, ठीक है। तो उस केस में मैं आपको बता दूंगा कि फिर आपको नेक्स्ट क्लास करूँगा, ठीक है। नहीं तो मोस्ट प्रोबेबली तो मैं ले ही लूँगा क्लास, ठीक है।